नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 102 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके अंतिम भाग पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 में 4 क्वेश्चन और भाग 2 में 3 क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा चुके हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हैं। इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की अगली कड़ी में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ससानी प्रशासन का एक संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। तो ईरान नाम का जो आज आपको देश दिखाई देता है, इस ईरान में ससानियों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। तो जब आप इन ससानियों के बारे में पढ़ने जाओगे तो चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ससानी साम्राज्य की जानकारी के बारे में हमें ज़्यादातर जो चीज़ें मिली हैं वो उनका एक राजा था शापूर प्रथम। तो शापूर प्रथम ने जो शिलालेख बनवाए थे, यानी कि पत्थरों पर जो अपनी कहानियाँ गुदवाई थी उसने लिखवाया था, उनसे हमें ससानी के बारे में पता चलता है। तो कोई आपसे पूछे भाई ससानी साम्राज्य का जो ऐतिहासिक स्रोत है वो कौन सा स्रोत है, तो वो है शापूर प्रथम के शिलालेख। ससानी साम्राज्य के बारे में जब आप पढ़ते हो तो ससानियों ने 224 से लेकर 651 ईस्वी तक शासन किया था प्राचीन फारस में, जो कि आधुनिक ईरान के नाम से जाना जाता है। उस समय ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने रोमन साम्राज्य को भी टक्कर दी थी। तो ससानियों की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान था जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है ससानियों के प्रशासन की विशेषताएं। तो ससानी प्रशासन कैसे चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करते थे, हमें यह समझना है। तो ससानियों को जो शासन चलता था उसमें राजा को सारे अधिकार दिए गए थे। ससानी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, सर्वोच्च शासक माना जाता था। उसे शहनशाह की उपाधि दी जाती थी जिसका मतलब होता था राजाओं का राजा। सारे डिसीजन राजा लेगा, धार्मिक निर्णय भी राजा लेगा, न्याय भी राजा करेगा। राजा का शासन ईश्वरीय अधिकार पर आधारित था, वह सभी महत्वपूर्ण मामलों में अंतिम निर्णय लेता था। प्रशासन अच्छे से चल सके, प्रशासन कुशलतापूर्वक चल सके, इसलिए पूरे के पूरे देश को छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था ताकि हर क्षेत्र को गवर्नर के माध्यम से रूल किया जा सके और पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल किया जा सके। जैसे आज आप देखोगे भारत में, भारतीय पूरा देश है, इसे अलग अलग राज्यों में बांटा गया ताकि प्रशासन सही से चल सके। ऐसी उस समय पर ससानियों ने पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा था और हर प्रांत का अपना एक गवर्नर होता था। कर प्रणाली की बात करोगे तो ससानी प्रशासनों ने एक बहुत अच्छा ढांचा तैयार किया था। भूमि कर लिए जाते थे, व्यापारिक कर लिए जाते थे। कर संग्रह के लिए बहुत सारे अधिकारियों को भी रखा गया था और ये सारा जो कर इकट्ठा किया जाता था एक केंद्रीय खजाने को भेजा जाता था। भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। सेना व्यवस्था की बात करोगे तो ससानियों के युद्ध होते ही रहते थे, रोम पर भी इन्होंने अटैक किया था, इसलिए उन्होंने एक प्रभावशाली सेना भी बनाई थी। इनकी सेना बहुत अच्छे से संगठित थी और प्रभावी थी। इसके अलावा साम्राज्य में सावरान जो घुड़सवार सैनिक थे, इन ये प्रमुख थे। इन्हीं को सभी सैनिक और राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त थी। साम्राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए मजबूत किले और चौकियां भी बनाई गई थी, जैसे ही खासतौर पर मेसोपोटामिया की ओर और खुरासन। धर्म की बात करें तो जरथुस्त्र धर्म का संरक्षण था। जरथुस्त्र एक बहुत ही बड़े दार्शनिक माने जाते हैं ईरान के। तो ससानी प्रशासन में जरथुस्त्र धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया गया था। जरथुस्त्र ने जो उपदेश दिए थे उसी को इन्होंने फॉलो किया था। धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता का गहराई से संबंध है, यानी कि धर्म और राजनीति दोनों से जुड़े हुए थे। राजा का प्रमुख कार्य यही था कि वो धर्म की स्थापना करे, राजा ही धर्म का संरक्षक होगा। धार्मिक संस्थानों में मजदा धर्म के पुजारियों को बहुत ज्यादा महत्व था। न्यायिक व्यवस्था की बात करोगे तो न्याय के सारे सिद्धांत जरथुस्त्र के सिद्धांतों से चलते थे। जैसे भारत में मनुस्मृति चलती थी, ऐसे वहां पर जरथुस्त्र के सिद्धांतों को फॉलो किया जाता था। कानून का सख्ती से पालन करने पर ध्यान दिलवाया जाता था। अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं कर रहा तो उन्हें कठोर दंड भी दिए जाते थे। ससानी प्रशासन ने व्यापारिक मार्गों को प्रोत्साहित किया, खासतौर पर रेशम मार्ग, ताकि उनके देश की अर्थव्यवस्था चलती रहे। निष्कर्ष ये निकलता है कि ससानी प्रशासन का ढांचा बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज था। मेन पावर केंद्र सरकार को थी, यानी कि राजा को थी। यही धर्म, यही सैनिक शक्ति, यही वित्त व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर आधारित था। हालांकि ससानी साम्राज्य 400 से अधिक वर्षों तक रहा और जरथुस्त्र धर्म के सिद्धांतों ने वहाँ के प्रशासन और न्याय को मजबूती दी। तो अगर क्वेश्चन आता है ससानी प्रशासन के बारे में तो मैं आशा करता हूँ अच्छे से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है कि जब कृषि की शुरुआत हुई तब से लेकर भौतिक संस्कृति पर नए नए स्वरूप आए, उसका क्या प्रभाव पड़ा है।
यानी कि मनुष्य पहले अस्थायी जीवन जीता था, कृषि की खोज नहीं हुई थी। जब कृषि की खोज हो गई, कृषि की शुरुआत हो गई, तो भौतिक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, कृषि की शुरुआत मानव सभ्यता के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन है। बताओ क्यों? क्योंकि जब तक कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी, तो मनुष्य क्या करता था? पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति की प्रचंडताओं से डरता था, पहाड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, जहाँ उसे खाना मिल गया वहीं रहा, वरना फिर कहीं और चला गया। कोई बाउंडेशन नहीं थी। लेकिन जब खेती की शुरुआत हुई तो मनुष्य ने ऐतिहासिक रूप से एक जगह पर बसना शुरू किया, क्योंकि कृषि कोई एक दिन का काम नहीं था। कृषि से पहले मनुष्य शिकार करता था या फल पत्ती तोड़कर खा लेता था, तो उसमें उसे एक जगह रुकने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। लेकिन जब कृषि की शुरुआत हुई तो मनुष्य ने एक जगह पर रहकर बसना रहना शुरू किया, और जब उसने रहना शुरू किया तो मानव बस्तियों की शुरुआत हुई। मनुष्य ने बस्तियां बसानी शुरू कर दी, और ये मानव सभ्यता में क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्रांतिकारी परिवर्तन। ठीक है भाई। क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, सबसे पहला प्रभाव पड़ा, स्थायी बस्तियां आई। तो कृषि ने खानाबदोश जीवन शैली को स्थायी जीवन में परिवर्तित कर दिया, और लोग खेतों के पास स्थायी रूप से बसने लगे। यानी कि पहले मनुष्य खानाबदोशी जीवन जीता था, और मैंने बताया अभी खानाबदोश का अर्थ क्या होता है आपको, कि एक जगह पर टिककर नहीं रहना, अस्थायी रूप से निवास करना, आज यहाँ और कल वहाँ। तो कृषि ने कहीं ना कहीं स्थायी निवास की शुरुआत करी, स्थायी बस्तियों की बात करी, घरों का निर्माण हुआ, गांवों का निर्माण हुआ, शहरों का निर्माण हुआ। ये सब कृषि की खोज, कृषि की शुरुआत से ही हो पाया है। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का उपयोग करके घर बनाए जाने लगे, और ये निर्माण हमारी भौतिक संस्कृति का हिस्सा बन गए। कृषि का जैसे जैसे विकास होता गया, नए नए टूल्स, औजार बनते गए, उपकरण बनते गए। खेती के लिए नए प्रकार के औजार बनाए गए, जैसे पहले लकड़ी के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाता था। फिर जब 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, तो फिर फावड़े, कुदाल जैसे भी टूल्स यूज किए जाने लगे। पत्थर और धातु का उपयोग बढ़ता ही चला गया, और कृषि और अच्छी होती जाए, और अच्छी हो जाए, प्रोडक्टिविटी और बढ़ती जाए, और बढ़ती जाए, तो समाज की संस्कृति भी बढ़ती जाती है। अब जब उत्पादन ज़्यादा हुआ तो भंडारण प्रणाली का विकास किया गया, यानी कि स्टोरेज कहाँ किया जाए। तो कृषि में अधिशेष, अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है कि खाने के बाद भी जो बच जाए। तो ऐसे भोजन को हमें क्या करना होगा? स्टॉक करना होगा। स्टॉक करने के लिए हमें बड़े बड़े अनाज भंडार बनाने पड़ेंगे। तो मिट्टी के बर्तन भी शुरू हो गए, गोदाम बनाए गए, कुंड बनाए गए, जहाँ पर अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था। तो भंडार प्रणाली ने एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत करी। लोगों ने धीरे धीरे करके व्यापार करना शुरू कर दिया। वस्त्र और कपड़ों में भी परिवर्तन आ गया कृषि के शुरुआत से। कृषि ने कपास की खेती शुरू हुई, कपास से रेशा तैयार हुआ, रेशे से धागा तैयार हुआ, धागे से कपड़ा बनना शुरू हुआ। तो जिससे अन्य फसलों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया, वस्त्र उत्पादन में क्रांति आ गई। अब पहले जो मनुष्य जानवरों की खाल पहनता था, अब वो वस्त्रों का उपयोग करने लगा। कला और शिल्प का विकास, स्थानीय बस्तियों में कला का विकास होने लगा। चित्रकला होने लगी, मूर्ति कला हो गई, मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन बनने लगे। नवपाषाण काल के लोगों ने औजार और वस्त्रों को सजाने शुरू कर दिया। इस प्रकार से एक नई संस्कृति का उदय हुआ। स्थायी निवास जब इंसान का शुरू हुआ, तो मकान बनने लगे, सार्वजनिक स्थल हुए, धार्मिक स्थल, मंदिर बनने लगे, पूजा घरों का निर्माण हुआ। व्यापार और आदान प्रदान का विकास, कृषि में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया, वैसे वैसे व्यापार भी शुरू होता गया। व्यापार शुरू हुआ तो वाहनों का विकास हुआ, सड़कें बनने लगी, समुद्री अभियान शुरू हो गए, वस्त्र, औजार और अनाज जैसे चीजों का व्यापार होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ही आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते गए, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, वैज्ञानिक प्रगति होती गई। इंसान मौसम को समझना शुरू कर दिया, उसने जलवायु को समझना शुरू कर दिया कि किस प्रकार की फसलें कब होंगी, किस प्रकार की फसलें कब नहीं होंगी। सिंचाई के साधनों का विकास शुरू कर दिया, वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी शुरू हो गई। कृषि के सहयोग से ज्ञान बढ़ा, लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीखा, मिट्टी का उपयोग करना सीखा, जल का उपयोग करना सीखा, और नई नई संरचनाएं बनाई। कृषि का प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ा। स्थायी जीवन के कारण समाज में वर्ग विभाजन शुरू हुआ। पहले तो सारे लोग समानता थे, एक जैसे थे सब, कोई किससे ऊपर नहीं, कोई किससे नीचे नहीं। लेकिन जैसे जैसे कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन आता गया, तो समाज में क्लास बन गई, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। श्रम विभाजन शुरू हुआ कि जो गरीब है वो मेहनत कश काम करेगा, जैसे खेतों में जुताई करेगा, कटाई करेगा, महिलाएं बीजों को बोएंगी, जबकि जमींदार वर्ग इससे अपनी जो है इनकम जनरेट करेगा। तो कृषि कार्य ने समाज में जो है सोशल स्ट्रक्चर की शुरुआत कर दी। कृषि ने प्रकृति की पूजा को बढ़ावा दिया। जब फसल उत्पादन हुआ, फसल आई, लोगों ने मिट्टी को पूजना शुरू करा, धरती माँ को पूजना शुरू करा, मौसम से जुड़े देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। और धीरे धीरे करके जब अनाज उत्पादन हुआ, स्थायी बस्तियां बनी, तो जनसंख्या भी बढ़नी शुरू हो गई। अधिक लोग एक स्थान पर बसने लगे, बड़ी बड़ी कम्युनिटी, बड़े बड़े गांव हुए, बड़े बड़े शहर बन गए आगे चलकर। कृषि ने अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल दिया। वस्त्र, खाद्य उत्पादन और व्यापार पर एक नई आर्थिक प्रणाली की शुरुआत हुई। शुरुआत में बार्टर सिस्टम चलता था वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है। जैसे गेहूं के बदले हमने क्या ले लिया? चावल, चावल के बदले क्या ले लिया? गेहूं। लेकिन आगे चलकर फिर मुद्रा की शुरुआत हुई, और इस तरीके से आज करेंसी चालू हो चुकी है।
निष्कर्ष ये निकलता है कि कृषि की शुरुआत ने मानव जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। जहां मनुष्य पहले खाना बदोशी जीवन व्यतीत करता था, अब वो स्थायी जीवन शैली में रहने लगा है। नई नई बस्तियां बसी हैं, नए नए उपकरण आए हैं, स्टॉक प्रणाली शुरू हुई है, कला, वास्तुकला और व्यापार को भी बढ़ावा मिला है। इस प्रकार से समाज न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था से बल्कि आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ा है। कृषि के माध्यम से मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीखा, जिस तरीके से उसके जीवन में पूर्ण तरीके से बदलाव आ गया। तो अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आया तो आप अच्छे से कर दोगे। इन्हें एक बार आप किताब से ही पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पीडीएफ का कि चीन की शांग सभ्यता पर लेख लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई कई बार आता है, चैप्टर नंबर 9 से है। अगर चीन की शांग सभ्यता से क्वेश्चन आता है तो इजिप्ट से नहीं आएगा, ध्यान रखना। यानी कि एक क्वेश्चन मिस्र सभ्यता का बनता है, एक चीन की शांग सभ्यता का बनता है। इन दो में से ना एक ही क्वेश्चन आता है। मैंने यहाँ पर चीन की शांग सभ्यता वाला क्वेश्चन लिखा है क्योंकि इसके आने की संभावना ज़्यादा है। बाकी अगर लगेगा तो मिस्र की सभ्यता वाला क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखो, चीन की अगर आप शांग सभ्यता की बात करोगे तो ये पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था को चीन में जन्म दिया है। शांग वंश ने चीन के हुआंग हो घाटी क्षेत्र में शासन किया था, यानी कि जो वहाँ की येल्लो रिवर है उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना शासन किया था। हमें वहाँ की धार्मिक मान्यताओं से, तकनीकी उपलब्धियों से इनके बारे में पता चलता है। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो शांग सभ्यता में राजा का ही शासन था मेन। राजा ही सारे के सारी शक्तियों का स्रोत था। सारे डिसीजन राजा लेता था, चाहे वो धार्मिक डिसीजन हो चाहे राजनीतिक डिसीजन हो। राजा को ही ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा राज्य को कई क्षेत्रों में बांटा गया था और उन सभी क्षेत्रों को एक गवर्नर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता था। राजा हमेशा शाही परिवार से होता था, समाज में सबसे उच्च वर्ग से आता था। समाज का दूसरा वर्ग सैनिकों का या व्यापारियों का होता था, जो देश की सुरक्षा और इकोनॉमी में योगदान देते थे। समाज में सबसे निम्न वर्ग पर किसान थे और मजदूर थे और समाज का ये एक बड़ा हिस्सा थे। हालांकि मुख्यतः ये कृषि कार्यों में लगे हुए थे। शांग सभ्यता में दासों को शिकार और युद्ध के दौरान पकड़े गए लोगों के रूप में रखा जाता था। यानी कि जैसे युद्ध हुआ, युद्ध में जो लोग हार गए उन सबको दास बना लिया जाएगा। शांग सभ्यता के लोगों का गहरा धार्मिक विश्वास था। वे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, अपने पूर्वजों की पूजा करते थे, स्वर्गीय शक्तियों की पूजा करते थे। खासतौर पर पूर्वजों की पूजा शांग सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा थी। ये ओरेकल हड्डियों का प्रयोग करते थे, भविष्यवाणी करने के लिए, निर्णय लेने के लिए राजा हड्डियों का प्रयोग करता था और जानवरों की बलि भी यहाँ पर दी जाती थी। आर्थिक गतिविधियों की बात करोगे, शांग सभ्यता में ज़्यादातर तो वैसे खेती होती थी, चावल, बाजरा, गेहूं की फसलें उगाई जाती थी। इसके अलावा हंटिंग यानी कि शिकार भी किया जाता था, मछलियों को भी पकड़ा जाता था। कौशल और हस्तकला, शांग सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता थी। हथियार, बर्तन और औजार जो है वो तांबे और टीन को मिलाकर किए जाते थे। शांग सभ्यता में चीनी लिपि की शुरुआत हुई। ऑर्केल हड्डियों और कांस्य वस्तुओं पर लिखना शुरू किया गया, जिसने चीन की भाषा में योगदान दिया है। शांग सभ्यता में मजबूत दीवारें बनी, मजबूत किले बने, महल और भव्य मंदिर भी बनाए गए। शांग सभ्यता में जब चीन में थी तो उस समय उनके पास हथियार बहुत अच्छे थे, घुड़सवारी बहुत अच्छी थी, राजा की लीडरशिप बहुत अच्छी थी, सैनिकों का प्रयोग किया जाता था। शांग सभ्यता का पूरी दुनिया में योगदान क्या है? तो कांस्य कला यानी कि तांबे में टीन मिलाकर जो कांसा तैयार किया जाता है, इसमें इनका बड़ा योगदान था। कृषि उपकरणों का निर्माण किया, हथियारों का निर्माण किया, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। पूर्वजों की पूजा, आज भी हमारे भी देश में पूर्वजों की पूजा की जाती है। तो ये चीन का सांस्कृतिक विकास है। ऑर्केल हड्डियों का उपयोग न सिर्फ धर्म बल्कि घटनाओं को रिकॉर्ड करने में मदद किया। शांग सभ्यता ने राजनीतिक तंत्र की नींव रखी और समाज को वर्गों में भी बांटा। लेकिन आगे चलकर 1046 ईसा पूर्व में जब झऊ वंश शासन में आया चीन में, तो शांग शासन का अंत हो गया। क्योंकि शांग शासक जो थे वो लग्जरी लाइफ जीने लगने लगे थे, उनका प्रशासन कमजोर हो चुका था, सैनिक करप्ट हो चुके थे और इस चीज का फायदा उठाया झऊ शासन वंश ने और फिर उन्हें शांग को हटाकर खुद शासन शुरू करा। निष्कर्ष ये निकलता है कि शांग सभ्यता चीन की पहली ऐतिहासिक सभ्यता है जिसने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। न सिर्फ कांस्य कला बल्कि लिपि, धर्म, अर्थव्यवस्था में भी इन्होंने योगदान दिया है। आशा करते हैं इन 10 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पेपर में डेफिनेटली कर दोगे। आसान सी बुक है, हालांकि बुक बड़ी है, लगभग उसमें 400 पेज के आसपास हैं। तो एग्ज़ाम टाइम पे एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए जाएँ तो उससे भी हम पास हो सकते हैं। बाकी अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी गहराइयों से जानकारी भरी हुई है, आप उन्हें पढ़ के वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ।